नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी वाचन कर रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास का। पीछे की कक्षाओं को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आगे का वाचन हमें यहाँ से करना है। हम आधुनिक काल पर पहुँच चुके हैं, जिसमें हम मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आगे उन्होंने कहा था साकेत के बारे में कि साकेत के 8वें और 9वें सर्ग जिसके प्रमाण हैं, इतिवृत्तात्मकता के लिए ख्यात कवि की सूक्ष्म परिकल्पनाएं यहाँ द्रष्टव्य है। 9वें सर्ग में विरहनी उर्मिला का गीत है। मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत्साल। आगे यहाँ से वाचन होना था, जो कुछ इस प्रकार है। यहाँ यौवन को बच्चे के रूप में संबोधित करके जैसे उसके वेग को समित करने का यत्न है। प्रसाद ने कामायनी में अपने ढंग से सौंदर्य को चपल शिशु कहा है। लज्जा जिसकी धाय है, दूसरी और प्रिय के अभाव में वत्सल भाव का उल्लेख जैसे उर्मिला के विरह को समित करने के बजाय और तीव्र कर देता था। यौ कवि ने न केवल पौराणिक चरित्रों की नई व्याख्या करता है, नारी जीवन को एक नई आस्था और कोमलता और साथ ही नया आत्मविश्वास प्रदान करता है। जैसे तुलसी मूलतः पारिवारिक जीवन के चितेरे हैं, वैसे ही आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त दोनों का एक मूल स्रोत रामकथा है, जो भारतीय परिवार की उज्ज्वलतम गाथा है। रामायण में यदि परिवार जीवन का मांगल्य और सौहार्द है, तो महाभारत में बिखराव और टूटन है। दोनों काव्य भारतीय साहित्य के लिए आद्य रूप हैं, जिनके अनेक रूपांतर विविध कवियों ने बुने हैं। जैसा संकेत किया गया, यहाँ भी मैथिली शरण गुप्त के दृष्टिकोण में तर्क और आस्था का एक प्रीतिकर मिश्रण है। अनुशासन की धारा का इतना परिचय देने के बाद अब हम इस स्थिति में होते हैं कि इस वृत्त के शास्ता और केंद्रीय व्यक्तित्व महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान का मूल्यांकन करें। यों अब तक भी इस क्रम में हम भले ही अज्ञात भाव से किसी रूप में करते यही आए हैं। स्वच्छंदतावादी धारा में केंद्रीय चरित्र श्रीधर पाठक का था और अनुशासन की धारा में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। देखिए, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं। स्वतंत्रतावादी में श्रीधर पाठक को और अनुशासन की धारा में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। इन दोनों के वैषम्य का एक ऐतिहासिक प्रमाण इस बात से मिलता है कि अनेक आग्रहों के बावजूद कविवर श्रीधर पाठक ने सरस्वती संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को कोई रचना प्रकाशित करने के लिए नहीं भेजी। दोनों के बीच नियमित पत्र व्यवहार चलता था अंग्रेजी में, जिसमें से कुछ पत्र संकलित और प्रकाशित हुए हैं। द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम से, जो 1982 में है। संकलनकर्ता पद्मधर पाठक ने अपने निवेदन में लिखा है, द्विवेदी जी के निरंतर आग्रह पर भी उन्होंने अर्थात पाठक जी ने सरस्वती के लिए कभी कुछ नहीं भेजा। यद्यपि रोचक तथ्य यह है कि अपनी कई रचनाएं प्रकाशित होने पर कवि ने संपादक के पास भेजी है, जिसका उल्लेख इस पत्र व्यवहार में हुआ है। अपनी पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के तृतीय चरण के केंद्रीय व्यक्तित्व के रूप में आचार्य द्विवेदी के योगदान का सही मूल्यांकन किया है, पर इसके लिए उसके भाषिक अनुशासन संबंधी कार्य का अवमूल्यन करना जरूरी नहीं था। वे अपनी भूमिका में लिखते हैं, भाषा परिष्कार का काम व्यापक कार्यक्रम का एक अंश मात्र है और वह उसका सबसे महत्वपूर्ण अंश नहीं है। रामविलास शर्मा के विवेचन से ध्वनित होगा कि आचार्य द्विवेदी के कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अंश उनके द्वारा अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ संपत्ति शास्त्र किनका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। संपत्ति शास्त्र लिखा जाना है। इस विवाद को शमित करने का एक ही उपाय है। हम अपने से प्रश्न करें कि संपत्ति शास्त्र के लेखक रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी का उल्लेख इसलिए होता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक थे और उन्होंने स्वयं अपने से बड़े रचनाकर्मियों का वृत्त तैयार किया था, या कि वे अकेले इस पुस्तक के लेखक रूप में पहचाने जाते यदि सरस्वती के संपादक उन्होंने न किया होता। केंद्र और हाशिए का अंतर मध्यम करने से इतिहास का परिप्रेक्ष्य दूषित होगा। यहाँ हमें समझना होगा कि केंद्र में सरस्वती पत्रिका अपने विविध अंगों उपांगों सहित है, जिनमें से संपत्ति शास्त्र भी एक महत्वपूर्ण अंग है। पुनर्जागरण युग की संश्लिष्ट चेतना के अनुरूप जैसे भारतेंदु का व्यक्तित्व है, वैसे ही महावीर प्रसाद द्विवेदी का। वे मूलतः सरस्वती संपादक है, जो शुद्ध साहित्यिक पत्रिका नहीं है। अपने नामकरण के बावजूद उस युग की सामान्य पत्रकारिता ही ऐसी है। भारतेंदु कविवचन सुधा जैसे नाम की पत्रिका में स्वदेशी के व्यवहार के लिए प्रतिज्ञा पत्र प्रकाशित करते हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती में संपत्ति शास्त्र नामक अपनी पुस्तक के अंश छापते हैं।
दोनों की एक ही मूल वृत्ति है, मानव जीवन की समग्र संश्लिष्टता प्रस्तावना करना। महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व अपने शिष्य निराला की ही तरह, देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के शिष्य निराला भी हैं, मैथिली शरण गुप्त भी हैं, निराला की ही तरह सामान्य स्तर पर अव्याख्येय है। जीवन के पूर्वार्ध का बड़ा हिस्सा वे रेल विभाग में तार बाबू के रूप में बिताते थे। 1903 ईस्वी में उन्होंने सरस्वती का संपादकीय दायित्व स्वीकार करते हैं और अपेक्षया बहुत कम मासिक वेतन पर, मतलब जो दूसरे पाते होंगे उनसे बहुत कम, या रेलवे विभाग से उनको बहुत कम ये वेतन मिलता था। 1907 ईस्वी में संपत्ति शास्त्र का लेखन करते हैं। कालिदास के अनुवाद में सक्रिय होते हैं, जो एक तरह से उस समय के लेखकीय जीवन क्रम का अंग था। सैद्धांतिक और व्यावहारिक आलोचना लिखते हैं। सरस्वती संपादक के रूप में शायद वे ही कोई ऐसा विषय हो जिस पर उन्होंने टिप्पणियां ना लिखी हो, और कम ही उस युग के लेखक होंगे जिनको भाषा का संस्कार ना दिया हो। संस्कार का यह स्तर प्राथमिक रूप में व्याकरण का था, क्योंकि नव प्रचलित खड़ी बोली हिंदी में वैविध्य अधिक था। प्रतिमानीकरण कम एक समस्या जो किसी न किसी रूप में अब तक चली आती है। वे अर्थशास्त्री, संपादक, व्याकरण रचनाकार, अनुवादक सब एक साथ हैं, और जन्मे से किसी के लिए भी उसके पास विधिवत शैक्षणिक पात्रता नहीं है। यह सब कुछ उनके स्वाध्याय द्वारा अर्जित है। रेल के तारों से प्रेषित संदेशों में उलझाते रहने वाला व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद और निराला को बनाता है। उसमें भाषिक संप्रेषण की शक्ति भरता है, और यह जानता और सोचना आज अपने में रोमांचित लग सकता है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में महावीर प्रसाद द्विवेदी के अवदान पर बड़ी अर्थगर्भ टिप्पणी की है। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। संपत्ति शास्त्र जैसे नए ढंग के विषय के लिए तो और भी आवश्यक है कि शुद्ध भाषा में लिखा जाए। गद्य ही नहीं, कविता की भाषा को भी आचार्य द्विवेदी ने व्यवस्थित किया है। यह ठीक है कि गद्य में व्याकरण का सुधार करने की बात बन जाती है, कविता में व्याकरण के आगे की भी समस्याएं हैं, पर आचार्य साथ ही यह भी के समझते थे कि कहाँ कहाँ सुधार किया जा सकता है और कहाँ नहीं। उन्होंने मैथिली शरण गुप्त की कविताओं और प्रेमचंद की कहानियों में सुधार किए, किंतु निराला की कविता उन्होंने वापस कर दी। उसमें कोई संशोधन या सुधार नहीं करना चाहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी चाहते थे कि कविता पद्य की भी भाषा वैसी क्रमबद्ध और व्यवस्थित रहे जैसी गद्य की भाषा। स्थूल पौराणिक कथावृत्त, सीधी वर्णन की प्रणाली और गद्य जैसे वाक्य विन्यास का ढंग, इन सब ने मिलकर द्विवेदी युगीन कविता को इतिवृत्तात्मक शैली दी, जिसके प्रति आगे के छायावादी काव्य ने विद्रोह किया। आचार्य द्विवेदी ने स्वयं ऐसी कविता का आदर्श उपस्थित किया। कालिदास के कुमार संभव के प्रथम 5 सर्गों का पद्यबद्ध अनुवाद करके कुमार संभव सार, देखिए कि द्विवेदी जी ने क्या किया है कि कालिदास का जो कुमार संभव है उसके प्रथम 5 सर्गों का पद्यबद्ध अनुवाद करके कुमार संभव सार बनाया है, और उनके प्रमुख शिष्य मैथिली शरण गुप्त इस इतिवृत्तात्मक शैली के विशिष्ट प्रतिनिधि बने। कुमार संभव सार की भाषा शैली का कुछ नमूना यहाँ देखा जा सकता है। सारे देववृंद से खिंचकर देवराज के नयन हजार, कामदेव पर बड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार। अपने सब सेवक समूह पर स्वामी का आदर सत्कार प्रायः घटा बढ़ा करता है, सदा प्रयोजन के अनुसार। वाक्य विन्यास एकदम सधा हुआ गद्य के समतुल्य है, शब्दों में कहीं किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं है। यही आचार्य का आदर्श है, जिसके अनुसार उनके बहुत से शिष्यों और सहयोगियों ने लिखने का प्रयत्न किया है। इस युग की भाषा और संवेदना दोनों को उन्होंने रूपाकार दिया है। यह तत्कालीन साहित्य से भली भांति देखा जा सकता है। हिंदी की अब तक स्फुट समालोचना को एक रूप देने का श्रेय भी आचार्य द्विवेदी को है। यद्यपि उसकी समालोचना शैली अधिकतर इतिवृत्तपरक रही। यह युग संस्कृत के विशेषता कालिदास के अनुवादों का था। इसलिए इस समालोचना में इस अनुवादों की भाषा संबंधी भूलों पर ध्यान अधिक केंद्रित रहा, या फिर कहीं कहीं उपयुक्त भाव ग्रहण की सराहना की गई। अन्य प्रकार के ग्रंथों की समालोचनाएं भी उन्होंने समय समय पर सरस्वती में प्रकाशित की, जिनमें से कुछ को समालोचना समुच्चय में संकलित किया गया है। यहाँ 1903 से लेकर के 1927 तक के बीच में छपी पुस्तक समीक्षाएं हैं, जिसका विषय विविध ध्यान देने योग्य है। ये देखिए उन्होंने कहा कि 1903 से लेकर के 1927 तक जो है उन्होंने जो समालोचनाएं लिखी थी वो भी पुस्तक
पुस्तक समीक्षा उन्होंने 1903 से 1927 के बीच में उन्होंने निकाला, जिसका विषय वैविध्य ध्यान देने लगे। यानी विषय क्या है, विषय की विविधता क्या है, वो ध्यान देने की बात है। जगद्दर भट्टकृत स्तुति कुसुमांजलि, NC मेहता की स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग, गायकवाड़ के प्राच्य पुस्तक माला, शिव प्रसाद गुप्त की पृथ्वी प्रदक्षिणा, वैदिक कोश की हिंदी विश्वकोश, अक्षर विज्ञान, उर्दू शतक, ग्रियर्सन का भाषा सर्वेक्षण की 5वीं जिल्द, आयुर्वेद महत्व, खोज विषयक रिपोर्ट तथा मिश्र बंधुओं के हिंदी नवरत्न समीक्षित ग्रंथों की सूची में से ये कुछ नाम हैं। विविध विषयों से संबद्ध पुस्तकों की समीक्षाएं स्पष्ट ही परिचयात्मक है। पुराने संस्कृत काव्यों की उच्छ्वासित सराहना है। समकालीन साहित्यिक कृतियों का गुणदोष विवेचन है, जहां भाषा संबंधी शिथिलता का समीक्षक विशेष रूप से उल्लेख करता है। आश्चर्य होता है यह जानकर कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में भाषा संबंधी तब अनेक भूलें थीं, जिसकी यथाक्रम सूची आचार्य द्विवेदी ने दी है। सैद्धांतिक समीक्षा भी आचार्य ने लिखी, पर उसकी कोटि भी अधिकतर इतिवृत्तात्मक है। इस क्रम के कवि और कविता शीर्षक निबंध का उल्लेख करते हुए स्वयं कविता क्या है। निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास में लिखते हैं, कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है कहने की आवश्यकता नहीं, पर इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे मोटे तौर पर कही गई है। आचार्य द्विवेदी मूलतः व्यवस्थापक है, जो उस समय नए नए बनते खड़ी बोली हिंदी भाषा और साहित्य के विकास की ऐतिहासिक आवश्यकता थी। उनकी तुलना में 18वीं सदी के अंग्रेजी लेखक डॉक्टर जॉनसन ने से किसी रूप में हो सकती है। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी की तुलना किससे हो रही है? 18वीं सदी के लेखक जॉनसन से हो सकती है, जिसकी अपनी रचनात्मक क्षमता बहुत बड़ी ना थी, पर जिनके बहुआयामी व्यक्तित्व में अनेक प्रकार की प्रतिभा थी। दोनों कवि हैं, अधिकतर इतिवृत्त परक हैं, गहरे भाषाविद हैं, संपादक हैं, अनेक कवियों और लेखकों के गुरु मित्र तथा प्रेरक हैं। दोनों के बारे में बात हो रही है। तथा सबसे बड़ी बात यह है कि वो आदि से अंत तक निर्भीक है, पर पूरी शिष्टता के साथ। अपनी पुस्तक आधुनिक साहित्य के आरंभ में नंद दुलारे वाजपेयी जी, ये आधुनिक साहित्य किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। वाजपेयी जी ने आचार्य द्विवेदी के योगदान का सही मूल्यांकन किया है। साहित्य के क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति पर इतना बड़ा उत्तरदायित्व इतिहास की शक्तियों ने कदाचित पहली बार रखा था, और पहली ही बार द्विवेदी जी ने इस उत्तरदायित्व के सफल निर्वाह का अनुपम निदर्शन प्रस्तुत किया था। खेती किसानी से जुड़कर चलने वाले के लिखने पढ़ने में एक सहज आत्मविश्वास और निष्ठा द्रष्टव्य है, जो सरस्वती के संपादक और लेखक मंडल की व्यक्तित्व रचना का आधारभूत तत्व है। कहीं लौकियां लटक रही हैं। लिखने वाला कवि मानकर चलता है कि ग्रामीण जीवन का यह चित्र बिना किसी कुंठा या की हीन भावना के प्रस्तुत करने योग्य है। यहाँ से लेकर निराला की शक्ति पूजा की निष्पत्ति होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन तक की भी निराशा या दैन्य का स्वर नहीं है। बंगाल के आध्यात्मिक सामाजिक पुनर्जागरण हिंदी क्षेत्र में अधिक व्यवहारिक और यथार्थ भावभूमि पर उतरा है। सरस्वती के प्रकाशकीय संपादकीय आयोजन में ही यह बंगाल और बैसवाड़े का संयोग देखा जा सकता है। पत्रिका के प्रकाशक थे बंगाली भद्रपुरुष चिंतामणि घोष और संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठेठ बैसवाड़े के निवासी। देखिए पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती के प्रकाशकीय, ऊपर से थोड़ा सा फिर से देख लीजिए। सरस्वती के प्रकाशकीय संपादकीय आयोजन में ही यह बंगाल और बैसवाड़े का संयोग देखा जा सकता है। पत्रिका के प्रकाशक थे बंगाली भद्र पुरुष चिंतामणि घोष, यानी जो पहले के महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जो पहले के संपादक थे चिंतामणि घोष, और संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठेठ बैसवाड़े के निवासी। द्विवेदी युग जब अपने पूरे वैभव पर था, उस समय भी ब्रज भाषा काव्य की एक धारा चली आ रही थी, जिसमें भक्ति और रीति काव्य के अवशिष्ट संस्कार देखे जा सकते हैं। इस प्रवृत्ति का श्रेष्ठतम जगन्नाथ दास रत्नाकर में मिलता है। अन्य उल्लेखनीय कवि है सत्यनारायण कविरत्न, लाला भगवान दीन, राय देवी प्रसाद पूर्ण तथा आगे चलकर हृदय दयालु सिंह, जिसका महाकाव्य दैत्यवंश अपने विधान में अच्छा बन पड़ा है। रत्नाकर में भक्ति और रीति के संस्कार तो हैं ही, पर उनकी शैली में एक ऐसी नई भंगिमा है जो रीतिकालीन ब्रज भाषा काव्य में आगे कुछ जोड़ती है। भारतेंदु ने ब्रज भाषा काव्य को पारंपरिक रूप में स्वीकार किया था। आधुनिक स्वर उनके गद्य में फूटा है। रत्नाकर के यहाँ विचारों की आधुनिकता न थी, पर उन्होंने शताब्दियों से चली आती ब्रज भाषा कविता के विधान को एक नया संस्पर्श
दिया है। अंग्रेजी साहित्य का अच्छा परिचय होने के कारण रत्नाकर बीए थे, जिस उपाधि के लिए तब अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन अनिवार्य था। उनके रीतिकालीन संस्कारों में परिवर्तन आया। यह अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव जैसी बात नहीं है। भाव यह है कि अंग्रेजी साहित्य की विशाल परंपरा से उनका साक्षात्कार होने पर एक समर्थ, एक प्रतिभाशाली, आत्मविश्वासी रचनाकार की टकराहट एक दूसरी विकसित काव्य परंपरा से हुई, और इस टकराहट में से जो नई रचनात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुई उसने रत्नाकर के रीतिकालीन संस्कारों को एक नई क्षमता प्रदान की। यहाँ एक बदलाव के लिए हर बार रामस्वरूप चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं, दो जातीय संस्कृतियों के टकराहट से एक नया जागरण होता है। और ये बार बार भक्ति काल के लिए भी कहते हैं, आधुनिक काल के लिए भी कहते हैं, और यहाँ इनके लिए भी कहे हैं, ये रत्नाकर जी के लिए भी। इस मान्यता को स्पष्ट करने के लिए रत्नाकर के खंड काव्य उद्धव शतक की कुछ व्याख्या अपेक्षित है। यहाँ याद रखिएगा कि रत्नाकर जी की रचना है उद्धव शतक, जो कवि की श्रेष्ठ रचना है के रूप में ख्यात है। हिंदी काव्य के इतिहास में ब्रज की गोपियां और राधा की परिकल्पना समय के एक लंबे विस्तार में विकसित हुई है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश को जोड़ लेने पर यह परंपरा और लंबी हो जाती है। इस पूरे विस्तार में गोपियों के विविध चित्र हमारे सामने आते हैं। उनकी आशा, उत्कंठा, खीज और निराशा का रूप, और इस व्यक्त करने के लिए मनुहार, उपलम्भ और आग्रह की शैली, व्यंग और कटुक्तियों का पूट अलग अलग कवियों में अलग अलग ढंग से मिलता है। गोपियों की परिकल्पना के इस लंबे क्रम में रत्नाकर ने अपने ढंग से एक छोटा पर वर्तमान संदर्भ में गुणात्मक अंतर उपस्थित किया है। सूर की भावुकता और नंददास की तार्किकता से अलग रत्नाकर की गोपियों में जो एक वाग वैदग्ध्य है, वह समूची भ्रमर गीत परंपरा में एक नया आयाम जोड़ता है। यह वाग वैदग्ध्य गोपी उद्धव संवाद की एक नई शैली भर नहीं है। इससे गोपियों के व्यक्तित्व में एक आत्मविश्वास भाव के उदय की सूचना मिलती है। उद्धव शतक की गोपियां कहती हैं, औरु उपाय केते सहज सुढंग ऊधो, सास रोकिबे को कहाँ जोग की कूढ़ंग है, कुटिल कटारी है अटारी है, उतंग अति जमुना तरंग है, तिहारो सतसंग है। इन पंक्तियों के वाग वैदग्ध्य में हास्य, बौद्धिक प्रखरता, गंभीरता, तटस्थता और संतुलन का एक ऐसा अनोखा सामंजस्य है जो उद्धव शतक की रचना संवेदना को मध्यकालीन भावावेग के काव्य से बलपूर्वक अलग कर लेता है। रत्नाकर के व्यक्तित्व में इस वाग वैदग्ध्य सा विट्ट के विकास और कार में अंग्रेजी साहित्य के गहरे संपर्क ने योग दिया हो, यह स्वाभाविक लगता है। 18वीं सदी के इंग्लैंड के पूरे चरित्र को प्रतिफलित करने वाले पोप का आदर्श था, टू विट इज नेचर, टू एडवांटेज ड्रेस्क, व्हाट वॉज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। रत्नाकर का अनुवाद इस प्रकार है, साची कला कुशलता अति मनरंजनहारी है, सजीवो सब साज प्रकृति शोभा उपकारी, भयो पूर्वहु जो चिंतित बहुधा मन माही, सा या सुघराई सो पायो प्रकाश पर नाही। समालोचना आदर्श। और यह केवल संयोग नहीं है कि रत्नाकर ने पॉप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद समालोचनादर्श नाम से किया है। देखिए, जो पॉप की रचना है एसे ऑन क्रिटिसिज्म के अनुवाद समालोचनादर्श नाम से है। इस चुनाव में कवि की रचना संवेदना स्पष्ट झलकती है, और यही रत्नाकर के रीतिकालीन संस्कार और 18वीं सदी के अंग्रेजी साहित्य में वाग वैदग्ध्य के बीच रचनात्मक संपर्क की प्रक्रिया देखी जा सकती है। रत्नाकर का गंगावतरण काव्य और समालोचनादर्श रोला छंद में लिखे गए हैं। देखिए, रत्नाकर जी की जो रचना है गंगावतरण और समालोचनादर्श, ये दोनों रोला छंद में लिखे गए हैं, पर कवि का विशेष रूप से प्रिय छंद कवित्व है। अपना समूचा काव्य पूरी निष्ठा के साथ ब्रज भाषा में लिखने और ब्रज भाषा के दो शीर्षस्थ कवि सूरदास और बिहारी के पाठ संपादन करने वाले कवि रत्नाकर ने मानव काव्य भाषा में के नए आधार का स्वागत करने के लिए 2 कवित्व खड़ी बोली में लिखे हैं। यह संयोग से अधिक है कि ये छंद नए
प्रातःकाल और चैतन्य के जागरण के अभिनंदनार्थ लिखे गए हैं। प्रथम छंद का उत्तरांश इस प्रकार है। भारत प्रताप भानु उच्च उदयाचल से कुहरा कुबुद्धि का चिरस्थित हटाता है। भावी भव्य सुभग सुखद सुमनावली का गंधी गंधवाहक सुगंध लिए आता है। भारतेंदु के बाद हिंदी कविता की ये कई धाराएं हमारे सामने आता है। पारंपरिक ब्रज भाषा काव्य धारा, अनुशासन की धारा और स्वच्छंदतावादी काव्य धारा। स्वच्छंदतावादी और अनुशासन धाराओं में जो राष्ट्रीय चेतना विकसित हो रही थी वह अधिक प्रबल रूप में कुछ कवियों के व्यक्तित्व में प्रवाहित होती दिखती है। इस वर्ग के कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी का नाम प्रमुख है। अन्य रचनाकारों में बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान और आगे चलकर रामधारी सिंह दिनकर के नाम उल्लेखनीय हैं। ये सभी अपने अपने ढंग से स्वतंत्रता संग्राम और समकालीन राजनीति में भी सक्रिय रहे। ये जितने नाम हैं नवीन जी के, चतुर्वेदी जी के, सुभद्रा जी की और दिनकर जी का, ये सभी स्वतंत्रता संग्राम और समकालीन राजनीति में भी इनकी लेखनी चलती थी। स्वतंत्रतावादी कवियों विशेषतः राम नरेश त्रिपाठी में विद्रोह का जो हल्का रूप चित्रित हुआ था वह इन कवियों में तीव्र स्वातंत्र्य कामना, खुले विद्रोह और क्रांति के आह्वान में बदल जाता है। इसी प्रकार मैथिली शरण गुप्त और उनके अन्य सहयोगी कवियों में जो गांधीवादी राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई थी वह इस प्रमुखतः राष्ट्रीय धारा के कवियों में और उग्र हो उठती है। यौवन का उन्माद, आत्मोत्सर्ग और देशभक्ति के तत्व एक दूसरे में घुल मिलकर एक नए प्रकार के ओज को जन्म देते हैं। भाषा और छंद का अनुशासन ऐसे में ढीला पड़ जाए तो यह स्वाभाविक है। कुछ अन्य कवि जैसे गोपाल शरण सिंह, सियाराम शरण गुप्त और सोहनलाल द्विवेदी गांधी विचार के सामान्य प्रवाह में भी लिखते रहे हैं। इनका भावात्मक संबंध द्विवेदी जी वृत्त से अधिक रहा है। द्विवेदी युगीन पद्य का पोषण अधिकतर पत्रकारिता और निबंध कला से हुआ है। इन दोनों के प्रबल संस्कार भारतेंदु वृत्त के लेखकों जैसे बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र के समय से ही चले आ रहे थे। इस युग में आकर निबंध केवल साहित्यिक शैली का निदर्शन न होकर गंभीर चिंतन की स्वतंत्र कला माध्यम बना है, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बाल मुकुंद गुप्त के लेखन में मिलता है। उत्तरोत्तर प्रखर होती राजनैतिक चेतना जहाँ तक सीधे रूप में नियम कानून के भीतर व्यक्त की जा सकती है, वहाँ तक तो पत्रकारिता में उसका समावेश होता था। उससे आगे गहरे व्यंग्य और निर्भीक कटाक्ष के रूप में वह निबंध कला में अभिव्यक्ति पाती थी। यो पत्रकारिता और निबंध एक दूसरे के सहयोगी और पूरक रूप में विकास कर रहे थे। फिर आचार्य द्विवेदी के अनुशासन में इन माध्यमों से गद्य की व्याकरणिक शुद्धता की ओर अपेक्षया सजग दृष्टिकोण अपनाया है। इस युग में एक शब्द के स्वरूप, अस्थिरता और स्थिरता को लेकर बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बीच जो विवाद चला उसमें उस समय के कुछ अन्य लेखकों ने भी शिरकत की। वह इस बात का प्रमाण है कि खड़ी बोली गद्य के रूप वयस्क हो चला था और उसकी पहचान बन गई थी। आधुनिक काल के 3 आरंभिक लेखक अपनी प्रकृति और लेखन में जितने जिंदा दिल थे, विडंबना यह कि अपेक्षाकृत अल्पायु में ही वे नहीं रहे। भारतेंदु हरिश्चंद्र 35 साल की आयु मिली, प्रताप नारायण मिश्र को 38 साल की आयु मिली, बाल मुकुंद गुप्त को 42 वर्ष। इन सब की पत्रकारिता और साहित्य में समान निष्ठा थी और उसी तरह के संगम उनके व्यक्तित्व में था, निर्भीकता और जिंदा दिली का। पत्रकारिता और निबंध रचना दोनों में राजनीतिक प्रखरों के प्रति अपने को सबसे अधिक खुला रखा था बाल मुकुंद गुप्त ने। देखिए, इनमें सब में राजनीतिक खतरों के प्रति अपने को सबसे अधिक खुला रखते थे अपने पत्रकारिता और निबंध के माध्यम से। कौन? बाल मुकुंद गुप्त। पहले 2 में राष्ट्रीयता के साथ साथ राजनिष्ठा की भावना भी थी। बाल मुकुंद गुप्त में यह द्वैत नहीं रहा, वे केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोण के प्रवक्ता रहे। सदैव सूर्य के प्रकाश में रहने वाले ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधि वायसराय से वे सीधे सीधे और खरी शैली में बात करते हैं। 1904 ईस्वी में के भारत मित्र में प्रकाशित वायसराय के कर्तव्य शीर्षक शिव शंभू के पत्र में लेखक ने तीखेपन और शिष्टाचार का जो समन्वय किया है वह ऊंची से ऊंची अंग्रेजी वक्तृता से टक्कर लेता है। लॉर्ड कर्जन जैसे विख्यात वायसराय प्रशासक के व्यक्त पर टिप्पणी करते हुए बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू के नाम से लिखते हैं। आपने बम्बई में कहा है कि भारत भूमि को मैं किस्सा कहानी की भूमि नहीं कर्तव्य भूमि समझता हूँ। उसी कर्तव्य के पालन के लिए आपको ऐसे कठिन समय में भी दूसरी बार भारत में आना पड़ा। माय लॉर्ड, इस कर्तव्य भूमि को हम लोग कर्म भूमि कहते हैं। आप कर्तव्य पालन करने आए हैं और हम कर्मों का भोग भोगने। आपके कर्तव्य पालन की अवधि है, हमारे कर्म भोग की अवधि नहीं। आप कर्तव्य पालन करके कुछ दिन पीछे चले जाएंगे, हमें
कर्म के भोग भोगते भोगते यही समाप्त तो होना होगा, और ना जाने फिर भी कब तक वह भोग समाप्त होगा। जब थोड़े दिन के लिए आपका इस भूमि से स्नेह है तो हम लोगों का कितना भारी स्नेह होना चाहिए, यह अनुमान कीजिए, क्योंकि हमारा इस भूमि से जीने मरने का साथ है। यह अकबर इलाहाबादी द्वारा कही हुई तोप की मुकाबले अखबार निकालने की बात है। लॉर्ड कर्जन के सामने भारत मित्र शिव शंभू बाल मुकुंद गुप्त अपना प्रतिनिधि चरित्र बूढ़े भंगड़ ब्राह्मण शिव शंभू को बनाते हैं। बिना किसी प्रकार की जातीय सजगता को ध्यान में लाए लेखक की निर्भीक मुद्रा गद्य के वैसे ही सधे विन्यास से जुड़ी हुई है। आप कर्तव्य पालन करने आए हैं और हम कर्मों का भोग भोगने। दो खंडों में बटे और सधे वाक्य में जो आमना सामना है वही निर्भीक व्यंग्य का उत्स है। फिर अंतिम वाक्य में सारे तर्क की निष्पत्ति है, जो वायसराय की सरकारी कर्तव्य पालन मुद्रा का करारा जवाब है। भूमि से जीने बढ़ने के साथ उद्घोषित करते हुए इस तीखे निर्भीक पर वैसे ही शिष्ट गद्य का मुग्ध होकर बाल मुकुंद गुप्त के आक्रमणों का स्वयं लक्ष्य बने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था। बाल मुकुंद गुप्त महत्वपूर्ण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ये बात कहते थे कि अच्छी हिंदी बस एक आदमी लिखता था, वह है बाल मुकुंद गुप्त। भारतेंदु युग में अधिकतर लेखक पत्रकारिता से जुड़े थे और वही लोक साहित्य का रचनात्मक उपयोग भी कर रहे थे। बाह्य प्रभावों के प्रति खुलापन और जनजीवन में निष्ठा के बीच संतुलन रखने की यह मानव आवश्यक प्रक्रिया तत्कालीन लेखकों ने विकसित की थी। बाल मुकुंद गुप्त भी इस प्रक्रिया को बनाए रखते, और एक और उनका अपना समृद्ध पत्रकार व्यक्तित्व है और दूसरी ओर वे भारतेंदु युगीन लेखकों के मुकरी, होली, कजली, लावनी, आल्हा रचने के क्रम में टेसू के गीत जैसे लोक माध्यम का नया प्रयोग करते हैं। इस गीत श्रृंखला में वे समकालीन राजनीति पर भी टिप्पणी करते चलते हैं। बड़े धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। उर्दू के प्रति बाल मुकुंद गुप्त का रवैया एक बार हमें फिर भारतेंदु और उनके सहयोगी लेखकों की याद दिला लेता है। इनमें से अधिकतर उर्दू भाषा और साहित्य के अच्छे जानकार थे। उर्दू में उन्होंने काव्य रचना की, पर राजकाज में उर्दू को स्थान दिए जाने के वे विरुद्ध में थे। इस दृष्टिकोण में ना तो उनका उर्दू के प्रति कोई द्वेष है और ना किसी प्रकार की सांप्रदायिकता ही। उनका यह भाव वैसा ही सहज है जैसे ब्रज भाषा के लिए था। ब्रज भाषा के प्रति उनके मन में गहरा अनुराग था। उसकी परंपरा में बहुत बार दीक्षित भी थे और स्वयं ब्रज भाषा में लिखते थे, पर राजकाज की बात तो आगे है। सामान्य हिंदी गद्य के लिए वे खड़ी बोली हिंदी प्रयोग के ही समर्थक थे। ये दोनों वक्तव्य बाल मुकुंद गुप्त के बारे में वैसे ही खरे उतरते हैं जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। बाल मुकुंद गुप्त की तो आरंभिक शिक्षा उर्दू फारसी में हुई थी और अपनी पत्रकारिता उन्होंने उर्दू में ही शुरू की थी। उनके द्वारा संपादित पहले दो पत्र अखबारें चुनार और कोहिनूर उर्दू में थे। उर्दू में गद्य और पद्य उन्होंने पहले लिखा, पर इस सारे उर्दू लेखन के साथ साथ वे व्यवहारिक राजकाज की भाषा के लिए देवनागरी में लिखित खड़ी बोली हिंदी के ही समर्थक थे। अपने पत्र भारत मित्र के लेखों में उन्होंने अपना पक्ष अनेक युक्तियों और साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया है। 27 मई 1900 के अवध पंच में उर्दू की अपील नाम से एक कविता प्रकाशित हुई। गवर्नर मैकडॉनल्ड ने तत्कालीन संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश की अदालतों में नागरी अक्षर जारी किए थे। उस समय उर्दू के पक्ष वालों ने यह जोश दिखाया था। भारत मित्र द्वारा दिया गया उसका उत्तर उर्दू के उत्तर शीर्षक से यूँ आरंभ होता है, ना बीबी बहुत जी में घबराइए, संभलिए जरा होश में आइए, कहो क्या पड़ी तुम पे उफ्ताद है, सुनाओ मुझे कैसी फरियाद है। यह उर्दू के वैशिष्ट्य और उसकी सीमाओं दोनों को बाल मुकुंद गुप्त ने भली भांति पहचाना था। अध्यापक पूरन सिंह इस युग के एक तेजस्वी गद्य शैलीकार के रूप में जैसे विख्यात है, वैसे ही प्रखरता और आवेग का मिश्रण उनके चिंतन में दिखाई देता है। पुनर्जागरण का वेदांती चिंतन और उनके दृप्त प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद तथा रामतीर्थ का व्यक्तित्व उनके निबंधों में अभिव्यक्त हुआ है। याद रखिएगा, पूर्ण सिंह के बारे में ये बात कही जा रही है कि उनका चिंतन में विवेकानंद और रामतीर्थ जैसे व्यक्तित्व उनके निबंधों में अभिव्यक्त हुए हैं। सीधे साधे मजदूर जीवन की महिमा का बखान और प्रकृति की सहज सरल सौहार्द पूर्ण सिंह के लेखन की मुख्य वस्तु है। प्रायः 1 दर्जन निबंधों के लेखक रूप में वे आरंभिक खड़ी बोली गद्य के अप्रतिम रचनाकार हैं। द्विवेदी युग के अन्य निबंध लेखकों और गद्यकारों में माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गोविंद नारायण मिश्र, गुलाब राय और बाबू श्याम सुंदर दास प्रमुख हैं। इनमें से गुलेरी अपने निबंधों के अतिरिक्त कहानी लेखन और गुलाब राय आलोचनात्मक अध्ययनों के लिए भी प्रसिद्ध है। श्याम सुंदर दास की ख्याति खड़ी बोली हिंदी के आदि व्यवस्थापक व्यक्तित्व के रूप में है। महावीर प्रसाद द्विवेदी यदि अपनी पत्रिका सरस्वती और नए लेखन के संरक्षण
संशोधन के लिए जाने जाते हैं तो श्याम सुंदर दास विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण व्यवस्था और काशी की संस्था नागरी प्रचारणी सभा के लिए। लाला सीताराम के साथ साथ बाबू साहब ने विविध स्तरों पर हिंदी पाठ्य पुस्तकों की रचना भी की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा श्याम सुंदर दास अपने अपने ढंग से खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक शास्त्र हैं, जिनके बीच कई बार आपस में झड़प भी हुई है, पर सौजन्य और शिष्टता का स्तर कभी आहत नहीं हुआ। सरस्वती का प्रकाशन इंडियन प्रेस लिमिटेड इलाहाबाद ने 1900 में आरंभ किया, पर उनकी संपादकीय नीति का अनुमोदन नागरी प्रचारणी सभा काशी करती थी। आरंभिक संपादक मंडल सभा द्वारा बनाया गया, जिसके सदस्य थे बाबू राधाकृष्ण दास, बाबू कार्तिक प्रसाद, बाबू जगन्नाथ दास, पंडित किशोरी लाल गोस्वामी तथा बाबू श्याम सुंदर दास। अगले वर्ष केवल श्याम सुंदर दास पत्रिका के संपादक रहे और फिर जनवरी 1903 ईस्वी में, ये भी महत्वपूर्ण है कि पहले कौन कौन थे, उसमें से पूछ देगा कि कौन एक नहीं थे, तो फिर से सुन लीजिए। राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद, किशोरी लाल गोस्वामी और श्याम सुंदर दास। और अगले वर्ष क्या हुआ, सिर्फ श्याम सुंदर दास पत्रिका के संपादक रहे। फिर जनवरी 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपादन भार संभाला। 1904 में काशी नागरी प्रचारणी सभा का अनुमोदन समाप्त हो गया। सरस्वती जैसे आचार्य द्विवेदी के व्यक्तित्व का विस्तार थी नागरी प्रचारणी सभा, उसी प्रकार बाबू श्याम सुंदर दास के व्यक्तित्व का। नागरी प्रचारणी सभा की काशी में स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। संस्थापक थे बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह। राजकीय भाषा के संदर्भ में उस समय हिंदी की प्रतिद्वंदिता फारसी मिश्रित उर्दू से थी, जिसे पहले से सरकारी संरक्षण प्राप्त था। हिंदी भाषा के पक्षधर जानते थे कि बोलचाल के स्तर पर हिंदी उर्दू में कोई भेद नहीं है। यदि कठिन उर्दू को भी नागराक्षरों में लिखा जाए तो वह क्रमशः हिंदी हो जाएगी। अतः उसका मुख्य आग्रह नागरी अक्षरों के प्रयोग पर था। फारसी लिपि की लेखन तथा मुद्रण संबंधी कठिनाइयों और अपूर्णताओं को रेखांकित करते हुए नागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर उनके द्वारा विशेष रूप से बल दिया गया और सार्वजनिक जीवन में उसी को अपनाने के लिए आंदोलन किया गया। इस दृष्टि से हिंदी प्रचार प्रसार की आदि संस्था का नाम हुआ नागरी प्रचारणी सभा, जिसकी अनेक नगरों में शाखाएं खोली गई। सभा के विविध कार्यकलाप में से 3 आयोजन विशिष्ट महत्व और दूरगामी प्रभाव के सिद्ध हुए। हिंदी शब्द सागर, जिसकी प्रस्तावना रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास संक्षिप्त रूप में लिखा गया, और हिंदी भाषा का व्याकरण, ये तीनों योजनाएं नागरी प्रचारणी सभा की थी। कौन कौन से हैं? हिंदी शब्द सागर, और एक है हिंदी, और एक है नागरी प्रचारणी। एक है हिंदी शब्द सागर, दूसरी है हिंदी साहित्य का इतिहास, और तीसरा है हिंदी भाषा का व्याकरण। ये तीनों योजनाएं नागरी प्रचारणी सभा की थी, जिसके पीछे श्याम सुंदर दास का प्रमुख हाथ कहा जा सकता है। कोश, इतिहास और व्याकरण लेखन ने हिंदी को उसके स्वरूप का अभिज्ञान दिया, जिस प्रक्रिया में 3 अपने ढंग के विशिष्ट व्यक्तित्वों का उदय हुआ। कोशकार रामचंद्र वर्मा, इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल और व्याकरण कामता प्रसाद गुरु। इतने बृहत आयोजन के सूत्रधार रूप में बाबू श्याम सुंदर दास का व्यक्तित्व युग निर्माता रूप में हमारे सामने आता है। मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद और निराला की रचनात्मकता के प्रेरक रूप में जैसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का ध्यान आता है, कुछ वैसे ही रामचंद्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल और कामता प्रसाद गुरु के वैदूषिक कार्यकलाप के पीछे बाबू श्याम सुंदर दास की योजना दिखाई देती है। यह ठीक है कि रचनात्मक वृत्त जितनी क्षिप्र गति से फैलता है, वैसी क्षिप्र गति से वैदूषिक वृत्त नहीं, और यही सरस्वती संपादक तथा नागरी प्रचारणी सभा के व्यवस्थापक व्यक्तित्व में अंतर देखा जा सकता है। और यह भी देखा जा सकता है कि कैसे दोनों ने एक दूसरे के पूरक होकर आधुनिक काल में हिंदी भाषा और साहित्य को वयस्कता की स्थिति दी है। आज की कक्षा का वाचन यही है तक। आगे की कक्षा का वाचन हम 9वें नंबर से अगली कक्षा में करेंगे। धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको लाभान्वित करेगी।